हाँ, मैं विधवा हूँ 21वीं सदी की। मेरी तरह कई विधवाएं होगी जो अभी-अभी हुई हो या जिन्हें 20-30 साल हो गए हो। कुछ को घरवालों ने घर से निकाल कर वृद्धाश्रम पहुँचा दिया, कुछ स्वाभिमान की मारी स्वयं पहुँच गई, तो कुछ को काशी यानी बनारस, वृंदावन में छोड़ दिया गया। वहीं कुछ सुहृद बच्चों ने उन्हें यह महसूस नहीं होने दिया कि वे ताज़्य हैं। उन्हें पहले की तरह ही गले लगाए रखा, उनके सम्मान में कोई कमी नहीं आई। उनका जीवन धन्य हो गया और जो निराश्रित हो गई वे नारकीय जीवन जीने को विवश हो गई। आज का समाज पढ़ा लिखा समझदार तो है लेकिन उसकी सोच पुरानी ही है। विधवा स्त्री को कोई अधिकार नहीं देता। समाज इतनी घटिया सोच रखता है, इसका मुझे अंदाजा भी नहीं था। मैं तो अपने हिसाब से अपना जीवन जी रही थी। पति की मृत्यु को अभी 3 महीने ही हुए हैं। इन 3 महीनों में मैंने स्वयं को संभाला, उसी हिम्मत और जोश के साथ फिर उठ खड़ी हुई, क्योंकि मैं अपने घर में अकेली हूँ और जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं के लिए मुझे घर से बाहर निकलना ही था। जो काम अभी तक पति के नाम से हो रहे थे, वहां उनके नाम को हटवा कर अपना नाम कराना था। कभी अकाउंट खोलने के लिए बैंक भागती, कभी एफिडेविट बनवाने के लिए कचहरी, कभी गैस कनेक्शन पर नाम बदलवाने, राशन कार्ड पर भी अपना नाम अंकित कराने के लिए दफ्तरों के चक्कर लगाती। मुझे जल्दी न थी, लेकिन जब बिना नाम बदलवाए राशन और गैस मिलनी बंद हो गई, तो दौड़ लगानी ही पड़ी। सभी जानते हैं कि एक बार जाने से काम नहीं होता। चक्कर लगाने के साथ साथ बेचारी का ठप्पा भी और लग जाता है। किसी रिश्तेदार या परिचित ने ये नहीं कहा कि आप घर बैठो, ये काम हम कर देंगे। वैसे भी मैं शुरू से स्वाभिमानी रही हूँ और अपना काम खुद करना चाहती हूँ। मेरा उसूल है, जब तक विशेष आवश्यकता ना पड़े किसी को तकलीफ मत दो। तभी मेरे जहन में एक सवाल उभरा, गैस कनेक्शन और राशन कार्ड दोनों ही सरकारी है, फिर सरकार दोनों नंबर पति पत्नी दोनों के नाम से क्यों नहीं देती? यदि गैस बुक और राशन कार्ड में आइदर और सर्वाइवर कॉलम के साथ पति पत्नी का नाम भी दर्ज हो, तो पति की अचानक मृत्यु पर पत्नी को दफ्तर दफ्तर खाक छाननी नहीं पड़ेगी। खैर, पति की बीमारी के दौरान जब मैं उन्हें लेकर शहर शहर डॉक्टरों को दिखाती घूम रही थी, रात दिन उनकी सेवा टहल में लगी रहती थी। लोग मेरे साहस की प्रशंसा कर मेरा मनोबल बढ़ाते थे। मुझे लगता मेरे अपने मेरे करीब है, समय समय पर हालचाल पूछने आते रहते हैं या मोबाइल से संपर्क बनाए रखते, आश्वासन भी देते कि पैसे की कमी हो तो बताना, कोई परेशानी हो तो कहना, हम आधी रात को भी तैयार है। मुझे अपने रिश्तेदारों पर गर्व होता, क्योंकि वे सब मेरे दुख में मेरे साथ खड़े थे। अफसोस ये कि पति की मृत्यु के बाद पूरा ही परिदृश्य बदल गया। पहले तो लोगों ने यह जानने की कोशिश की कि वे क्या-क्या छोड़ गए हैं। कुछ ने फुसफुसाकर चेताया कि संभल संभल कर चलना, ये कांटों भरी डगर है। सब कुछ अपने बेटे को मत सौंप देना, वरना तुम्हारी दुर्गति हो जाएगी। आजकल वृद्धावस्था में पुत्रों का सहारा नहीं मिलता। मैं मौन सबकी सुनती रहती। मुझे क्या फैसला लेना है, ये मेरा निजी मामला है। मुझे कोई जल्दी नहीं थी। मैं अपनी सोच को दुरुस्त करना चाहती थी। सबने सोचा पति के जाने के बाद मैं खाली हो गई हूँ। मेरे पास कोई काम नहीं है, क्योंकि उनकी सेवा टल और डॉक्टरों के यहाँ आने जाने का काम निपट गया था। लेकिन मेरे पास ढेरों काम बाहर के बढ़ गए थे, जो कभी मेरे पति ही करते रहते थे। लोग मुझसे सवाल करते, सारा दिन क्या करती रहती हो, आजकल तो खूब आराम रहता होगा। यह सुनकर मैं तिलमिला उठती और उल्टा ही उत्तर देती, मैं खाली नहीं हूँ, पहले भी व्यस्त थी, अब भी हूँ। लोग किसी न किसी बहाने आकर देखना चाहते। मैं उन्हें नम्रता से टरका देती और कह देती कि आजकल फला काम के लिए फला को जगह जाना है। वे हमदर्दी जताकर अपना महत्व प्रदर्शित करते। मैं समझ रही थी कि जीवन का ये रूप भी इतना आसान नहीं है। औरतों को जाने कितने रूपों में अपने आप को एडजस्ट करना पड़ता है। एक परिवर्तन और भी मैंने महसूस किया। जो पड़ोसी ने पहले मुझसे बोलने के लिए लालियाती रहती, अब वे मुझे अनदेखा कर निकल जाती, सड़क के दूसरी ओर मुंह घुमाकर चलती। एक आध बार मैंने बात करने की कोशिश भी की तो सुनकर अनसुना कर दिया। अक्सर शाम को पहले भी और अब भी बाहर रोड में निकलती आती और गेट खोलकर खड़ी हो जाती। शाम की ताजी हवा के साथ साथ पड़ोस के मंदिर से लौटती महिलाओं से थोड़ी गपशप हो जाती। पति के जाने के बाद भी मेरी छाया से भी बचने लगी। मेरा वैधव्य अब शुगनी हो गया। हाई ब्लड प्रेशर की पेशेंट मैं पहले से ही थी।
अब और भी बढ़ गया। डॉक्टर ने सलाह दी कि सुबह सुबह ताज़ी हवा में टहलने पार्क जाया करो। 2-4 परिचित लोगों में बैठोगी उठोगी तो मन बहलेगा, समय को ठीक भी लगेगा। मैंने डॉक्टर की बात पर अमल करते हुए पार्क में टहलने जाना शुरू कर दिया। अभी 2-4 दिन ही गुजरे थे कि कानों में पीछे से आवाज पड़ी, सुबह सुबह शक्ल देख लो तो सारा दिन खराब निकलता है। मैंने पीछे मुड़कर देखा। मन हुआ कि कहने वाले का मुंह नोच लूं और पूछूं, तेरे घर में कोई नहीं है क्या? खून का सा घूंट पीकर घर लौट आई। मैंने घूमने जाने की दिशा बदल दी। माथे पर छोटी सी बिंदी लगानी शुरू कर दी, जिससे किसी की निगाह एकदम सोने माथे पर न पड़े, लोग एकाएक विधवा समझकर नफरत न करे। अभी 5-10 दिन ही गुजरे थे कि फिर आवाज गूंजी, फांस लिया होगा किसी को, सोने दे तब ना। 4-5 लोग ये कहते हुए मेरे पास से गुजर गए। मुझे पागलपन का दौरा पड़े या किसी से कुछ कह बैठूं, मैंने घूमने जाना ही बंद कर दिया। जितना होता अपने लॉन में ही घूम लेती। अब हुआ शुरू शादियों का सीजन। कहीं गोद भरी जा रही थी, कहीं रिश्ते पक्के हो रहे थे। 3-4 घरों से मेरे यहाँ भी मिठाई आई। शुरू में मैंने गौर नहीं किया, लेकिन बाद में मैंने नोट किया कि मिठाई या फल केवल 3 पीस ही मेरे यहाँ भेजे जाते। ऐसा क्यों? ये 3 का अंक भी भारी पड़ने लगा। मुझे पल पल एहसास कराया जाता कि मैं विधवा हूँ। जिन्होंने मिठाई के 3-3 पीस रखे, उनके शादी के निमंत्रण पत्र लेने से मैंने इनकार कर दिया। वे लोग जो अपने यहाँ उत्सव में आने के लिए बार बार कहते थे, अब बिना कुछ भी कहे निमंत्रण पत्र पकड़ा कर चल देते। मैं समझती हूँ वे बुलाना नहीं चाहते, निमंत्रण पत्र देना उनकी मजबूरी है। कभी जो महिलाएं अपने घर आने का बार बार इसरार करती थी, अब एक बार बोले से भी नहीं कहती। क्या मैं उनके पतियों को छीन लाऊंगी या वे मेरी छाया पड़ने से मेरी तरह हो जाएंगी? यह दंश केवल मेरा ही नहीं है, मेरे जैसी जाने कितनी विधवाओं का है। तुम्हारे जाने के बाद मानसिक धरातल पर जो जो भोग रही हूँ, उसका एक एक शब्द कलमबद्ध करने बैठ गई हूँ। मैं तुम्हारी पत्नी और सुहागनी थी, किसी की निगाह में अपशगुनी नहीं थी। तुम ठीक कहते थे, मेरे न रहने पर तुम याद करूंगी। सच है कि सामने रहते व्यक्ति को कहाँ याद किया जाता है, जब आदमी सामने नहीं रहता तभी याद किया जाता है। पर सच ये भी है, मुझे कभी नहीं लगता कि तुम्हारे बिना रह रही हूँ। अभी भी लगता है तुम यूं ही चुपचाप सोफे पर बैठे हो, मैं अखबार की मुख्य खबरें बोल बोल कर तुम्हें सुनाती रहती हूँ। तुम्हारे समय पर ही तुम्हारी पसंद का खाना डाइनिंग टेबल पर लगाती हूँ और तुमसे कहती हूँ, भोजन ग्रहण करो। पहले भी कभी तुमने नहीं कहा कि अपना भी खाना लगा लो, साथ साथ खाएंगे। मैं एक एक फुल्का गरम गरम सेक कर देती रहती। अब भी कोई कहने वाला नहीं है, गले में कुछ अटकते अटकते रह जाता है। शाम को तुम चुपचाप टीवी देखते रहते, मैं भी चुप बैठी रहती। आज भी चुप बैठकर देखती हूँ। पहले भी तुम सालों दीवार पर सोते रहे और मैं अकेली डबल बेड पर। तुम पास रहकर भी दूर रहे, पर नजरों के सामने रहे। आज नजरों के सामने नहीं हो, सिर्फ इसी फर्क ने जीने का अंदाज बदल दिया। मुझे दुख पहुंचाकर तुम्हें सुकून मिलता था ना, अब भी मिल रहा होगा। मेरा जीवन ही दुखों का नाम है। दुख के जाने कितने रंग बदलेंगे। तुम हमेशा मुझसे 10-15 कदम आगे चले और अब भी आगे निकल गए। मैं तुम्हारे पदचिन्ह देखती पीछे रह गई, क्योंकि कभी तुमसे आगे नहीं चल पाई। साथ तुम चले नहीं, लगता नहीं कि तुम्हें साथ छोड़े इतना वक्त हो गया। लगता है अभी कल की ही बात है। कई बार तुम्हें दवा देने का ख्याल आता है, खूंटी से तुम्हारे गंदे कपड़े उतारने को हाथ बढ़ता है। घर में सब तुम्हारी पसंद का था, अभी भी है। मेरी पसंद की केवल किताबें हैं जिन्हें पलटती रहती हूँ। अब न तुम्हारे लौटने का इंतजार है, न तुमसे घड़ी फोन करके पूछती रहूं कि घर कब आ रहे हो। मैं कितनी भी देर से लौटूं, अब कोई नहीं कहता बड़ी देर कर दी। घर तो तभी घर लगता है जब कोई इंतजार करने वाला हो। लौट कर आने का आनंद भी तभी आता है जब कोई उलाहना दे। दीवार उलाहना नहीं देती, इंतजार भी नहीं करती। मत लौटो मौन बनी रहती है मेरी तरह। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये छोटी सी कहानी पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों, ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। ये कहानी सिर्फ आपके मनोरंजन के लिए बनाई गई है। धन्यवाद।